Hi everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will complete this chapter and this is a part 4 of the print culture and the modern world. हमने part 1, part 2 and part 3 में मोस्टली इस चैप्टर का जो पार्ट था वो खत्म कर लिया था. जो हमारा प्रीवियस जो पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में एंड हमने प्रिंट कम्स टू इंडिया के बारे में उसको हमने कंप्लीट कर लिया था. एंड इसमें हम पढ़ेंगे, दिस इज द लास्ट पार्ट, इसमें पढ़ेंगे वुमेन एंड प्रिंट and poor and the print. Next है print and censorship. That is the last video of this chapter. And इसके साथ ही आपकी हिस्ट्री की जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी. तो आपके जो बुक का 4th चैप्टर है वो आपके एग्जाम जो बोर्ड के एग्जाम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं आएगा, वो सिर्फ आपको एक्सटर्नल में ही पूछा जाएगा. तो हमने उसके नहीं पढ़ा है उसको. एंड जो जो चैप्टर 3 था उसमें कुछ ही पार्ट था जो पेपर में आएगा, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है. एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर. इसके साथ आपकी हिस्ट्री की जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी. सो स्टार्ट करते हैं. वुमेन एंड द प्रिंट. मैनी मिडिल क्लास वुमेन बिगेन टू रीड ड्यूरिंग दिस टाइम. तो जो उस टाइम का पीरियड है जिस टाइम जो वुमेन है उसको इतना ज्यादा इंस्पायर नहीं किया जाता था पढ़ने के लिए. एंड जो वुमेन थी मोस्टली क्या करती थी, हाउस में ही रहती थी एंड हाउसेस का ही काम करती थी. मोस्टली क्या थी वुमेन, क्या कह सकते हैं, हाउस वाइफ थी. तो इस टाइम क्या हुआ, जो मिडिल क्लास वुमेन हैं, पुअर सेक्शन की नहीं, पुअर सेक्शन की तो ऐसा है वो काम करने जाएंगी, मजदूरी करेंगी, अपने हस्बैंड के साथ अपने सन्स के साथ वो करेंगी, काम करेंगी. जो मिडिल क्लास वुमेन थी वो नहीं जाती थी, वो घर में रहती थी. जो लोअर पुअर सेक्शन का सोसाइटी की वुमेन थी वो तो जाती थी काम करने के लिए. तो मिडिल क्लास वुमेन ने क्या कर दिया, बिगेन टू रीड ड्यूरिंग दिस टाइम. उन्होंने इस टाइम पीरियड में क्या करना स्टार्ट कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया. सो while some read openly, some read secretly. कुछ तो ऐसी थी जो छुपकर पढ़ती थी एंड कुछ ऐसी जो ओपनली पढ़ना स्टार्ट कर दिया. सो मैनी जर्नल्स वर रिटन बाय वुमेन वर पब्लिश्ड. तो वुमेन ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जर्नल्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया. इन दिस इरा दे एडवोकेट द नीड ऑफ वुमेन टू बी एजुकेटेड. उसमें क्या था, जर्नल में क्या लिखती थी कि वुमेन को भी पढ़ने की नीड है, उसके बारे में, वुमेन की एस्पिरेशंस के बारे में, सबके बारे में जर्नल्स में पब्लिश किया जाता था बाय द वुमेन. Many conservative families however did not allow their women to read and write. तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइम पीरियड में क्या था, जो वुमेन थी उनको पढ़ने के लिए इंस्पायर नहीं किया जाता था. उनके पेरेंट्स, उसके हस्बैंड को नहीं पसंद आता कि हमारी वुमेन, हमारे फैमिलीज की वुमेन क्या करे, पढ़े, बाहर जाकर पढ़े, बाहर निकले. तो बहुत भी कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं जिनकी सोच ऑर्थोडॉक्सी है, वो कहते हैं कि वुमेन को घर के अंदर ही रहना चाहिए, हाउस का वर्क ही करना चाहिए. तो क्या है, तो जो कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं उन्होंने वुमेन को अलो नहीं किया पढ़ने के लिए. सच राइटर्स रीड एंड रोट सीक्रेटली. तो ऐसी जो वुमेन थी जिसकी फैमिलीज पढ़ने के लिए इंस्पायर नहीं करती थी, मना करती थी, तो वुमेन क्या करती थी, सीक्रेटली पढ़ती थी. एंड राजसुंदरी देवी सीक्रेटली रोट अमर जीवन इन बंगाली. तो ऐसी एग्जाम्पल है किसकी, राज सुंदरी देवी जी की एग्जाम्पल है. उन्होंने क्या किया, अमर जीवन को बंगाली में लिखा, विच बिकम द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय इंडियन वुमेन. तो वो क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, वो ऐसी फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी है जो वुमेन ने लिखी है, इंडिया की वुमेन ने. क्या नाम है, अमर जीवन. किसकी है, राज सुंदरी देवी जी की. किस लैंग्वेज में है, बंगाली में. नेक्स्ट है कैलाश बशीनी देवी, अ बंगाली वुमेन, रोट अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन इन डे टू डे लाइफ. तो जो कैलाश बशनी जी देवी हैं, उन्होंने क्या किया है, बंगाली में लिखा है वुमेन की लाइफ के बारे में, डे टू डे लाइफ के बारे में. इन 1880s ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई wrote about the poor and miserable condition of high caste Hindu widows in Indian societies. तो इन 1880s में जो दो वुमेन्स हैं, क्या नाम है, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई, उन्होंने क्या किया है, लिखा है किसके बारे में, पुअर कंडीशन के बारे में, वुमेन की कंडीशन के बारे में, जो हाई सोसाइटी से बिलोंग करती हैं बट क्या है, वो विदो है, विधवा है, उनके बारे में किन्होंने लिखा है, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रामाबाई जी ने. आपके जो एमसीक्यू है उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं.
and many Hindu books in 20th century become very popular. They dealt with a variety of subjects and such as education of women, religious and social issues and political movements. तो 20s में जब क्या कहते हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था उस टाइम पीरियड में क्या था, कुछ बहुत सारी बुक्स ऐसी पब्लिश हुई जो वुमेन से डील करती थी, एजुकेशन से, रिलीजन अफेयर से, पॉलिटिकल मूवमेंट से डील करती थी. ऐसी बुक्स बहुत ही ज्यादा फेमस होनी स्टार्ट हो गई. एंड सेवन बुक्स आर पब्लिश इन पंजाबी, तमिल एंड बंगाली. बहुत सारी बुक्स तमिल, पंजाबी एंड बंगाली में भी पब्लिश हुई. सो क्या है वुमेन एंड प्रिंट में वुमेन की लाइफ के बारे में. जो वुमेन थी उस टाइम पे की 20th सेंचुरी में क्या था, वुमेन को जो मिडिल क्लास वुमेन है उसको पढ़ने के लिए अलो नहीं किया जाता था बाय फैमिलीज, बाय हस्बैंड्स. सो क्या है वुमेन ने सीक्रेटली पढ़ना स्टार्ट कर दिया. कुछ ओपनली पढ़ती थी बट मोस्टली सीक्रेटली. तो कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसका नाम है रासुंदरी देवी, जिसने अमर जीवन नाम की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है. दैट इज द फर्स्ट वुमेन जिसने ऑटोबायोग्राफी लिखी है. एंड नेक्स्ट है कैलाश बशनी देवी, जिन्होंने क्या किया है अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है, वुमेन के एक्सपीरियंस के बारे में, डे टू डे लाइफ के बारे में. एंड ताराबाई शिंदे एंड पंडिता जी ने 1880s में विडोज की कंडीशन के बारे में लिखा है, जो हाई जो सोसाइटी है उससे बिलोंग करती थी. एंड आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है पुअर एंड द प्रिंट. जो पुअर लोग हैं, लोअर क्लास ऑफ सेक्शन है जो सोसाइटी का, जो प्रिंट सस्ता हुआ, चीप हुआ, तो उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. बुक्स बिकम वेरी चीप इन 20th सेंचुरी. जो बुक्स हैं वो 20th सेंचुरी में बहुत ही चीप हो गई थी. एंड वो सड़कों में उनको सोल्ड होना स्टार्ट हो गई थी वो. बिकॉज ऑफ दैट जो बुक्स क्या होंगी, चीप होंगी. कोई भी चीज ऐसी चीज है जो चीप हो जाएगी, सस्ती होगी, तो उसको हर एक जो पर्सन है वो खरीद पाएगा. तो ऐसे ही है. तो बुक जब प्रिंट चीप हुआ तो बुक्स बहुत ही ज्यादा पब्लिश होना स्टार्ट हो गया. एंड बुक्स जो बुक्स हैं वो स्ट्रीट्स में सोल्ड आउट होना स्टार्ट हो गई. एंड पब्लिक लाइब्रेरीज आर सेटअप फॉर द पीपल टू रीड बुक्स. तो अब बुक्स क्या होगी, चीप हो गई हैं और पब्लिक लाइब्रेरी सेटअप की गई, और जिससे क्या है जो लोग हैं सभी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट है ड्यूरिंग दिस टाइम मैनी बुक्स began to writing on the issue of caste discrimination. जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम के दौरान कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज्यादा था. जो शूद्राज थे, ब्राह्मण से, उनमें बहुत ही डिफरेंस था. उनको जो शूद्राज है उनको बहुत ही कह सकते हैं नीच जात का समझा जाता था. जब कोई चीज वो टच कर देते थे शूद्राज, तो उसको कोई भी टच नहीं कर सकता था, बिकॉज सभी मानते थे कि अब ये अछूत है, अनटचेबल है. तो क्या है, तो उस टाइम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज्यादा था, जिससे क्या थे जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत ही सफर कर रही थी. उनको कह सकते हैं स्कूल का एक्सेस नहीं था, स्टडी का एक्सेस नहीं था, कोई भी ऐसी जो एक्सपेंसिव चीज है उसका एक्सेस नहीं था. तो ये सभी उस टाइम के जो लोअर कास्ट ऑफ सोसाइटी है, लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो क्या था, फेस कर रहे थे. एंड ज्योतिराव फुले, अ नोटेड रिफॉर्मर, क्रिटिसाइज द कास्ट सिस्टम इन हिज बुक गुलामगिरी. तो ज्योतिराव फुले जी ने बुक लिखी है जिसका नेम है गुलामगिरी. उनमें उन्होंने बताया है कैसे कास्ट जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है इंडिया में, कैसे जो लोग हैं, शूद्राज हैं, लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी है, वो कैसे सफर कर रही है, किससे, कास्ट से. और उन्होंने बुक लिखी है गुलामगिरी, और जिसमें बताया गया है जो ब्राह्मण हैं, जो अपर क्लास ऑफ सोसाइटी है, वो कैसे लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी को गुलाम बना रही है. Dr. B.R. Ambedkar and E.V. Ramaswamy Naikar protest against the caste discrimination and wrote about in newspaper and books. जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं and E.V. रामास्वामी है, both of them, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है वो तो लोअर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते थे. वो उनमें उन्होंने तो देखा था ना अपनी आंखों से कैसे वो कास्ट सिस्टम है वो सोसाइटी में वर्क कर रही है, कैसे उनको ही स्कूल में पढ़ने का एक्सेस नहीं था, उन्हें सभी अपनी आंखों से देखा था. तो ईवी रामास्वामी जी ने और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया किसके अगेंस्ट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट. एंड उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स लिखी किसके बारे में, अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम के बारे में. तो ये था कास्ट सिस्टम. और जब बुक लिखेंगे हम कास्ट सिस्टम के बारे में
एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में न्यूज़पेपर में लिखेंगे, और ऑब्वियसली जब कोई लोग पढ़ेगा तो कुछ भी पार्ट ऑफ सोसाइटी तो अफेक्ट होगा ही, चाहे 1% हो चाहे 0.01% हो, कुछ तो अफेक्ट होंगे ही। तो इससे क्या हुआ, नई शुरुआत होना स्टार्ट हो गया। द वर्कर वाज ओवरवर्क्ड एट दिस टाइम, तो जो लोग थे उस टाइम पीरियड में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम में, जो वर्कर थे वो बहुत ही ओवरवर्कड कर रहे थे। तो जो वर्क कर रहे थे ऑब्वियसली कौन होंगी, लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी होगी, और उनसे काम कौन करवा रहा है, अपर कास्ट ऑफ सोसाइटी। तो एक्सप्लॉयटेशन होता था वर्कर्स का। काशी बाबा अ मिल वर्कर फ्रॉम कानपुर पब्लिक छोटे और बड़े का सवाल। जो काशी बाबा हैं वो भी एक मिल वर्कर हैं, उन्होंने बहुत ही ओवरवर्क किया और उन्होंने बुक लिखी छोटे और बड़े का सवाल। डिफरेंस बिटवीन द, किसका डिफरेंस है, वी कैसे जो अपर क्लास सोसाइटी है, जो हायर है, रॉयल लोग हैं, कैसे जो लोअर क्लास सोसाइटी उसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनसे ओवरवर्क करवा रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा। इन 1938 टू शो लिंक्स इन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशन इंडस्ट्रीज, और उन्होंने बताया कैसे जो कास्ट हैं और क्लास हैं, कास्ट तो हमारी कास्ट हो गई और क्लास है, कोई अमीर है कोई गरीब है, कैसे जो अमीर लोग हैं लोअर क्लास सोसाइटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, कैसे उनसे ज्यादा वर्क करवा रहे हैं बट उनको मिनिमम वेजेस दे रहे हैं। ओके, द पोएम ऑफ अनदर कानपुर मिल वर्कर who wrote about the name of Sudarshan Chakra between 1935 and 1955 were brought together and published in a collection called सच्ची कविताएं। So next है जो अदर मिल वर्कर्स हैं कानपुर के, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, वो भी मिल वर्कर्स हैं, किसके नेम के अंडर, सुदर्शन चक्र के नेम के अंडर, और किस टाइम पीरियड के बिटवीन लिखी है, 1935 टू 1955 के बिटवीन लिखी है। जब सभी वर्कर्स ने जिसने भी लिखी है पोएम्स, उनको क्या किया गया, कंपाइल किया गया, कलेक्ट किया गया, और किस नेम से वो जाने जाते हैं, सच्ची कविताएं के नाम से वो सभी पोएमें जानी जाती हैं। इन 1930s द कॉटन वर्कर्स सेट अप अ लाइब्रेरी टू एजुकेट देमसेल्फ। तो 1930 में क्या है, जो कॉटन वर्कर्स हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लाइब्रेरीज बनवाई अपने खुद के पढ़ने के लिए। In Bengal, a entire area of central Kolkata, the Batala, जो बंगाल है उसमें जो सेंट्रल पार्ट है कोलकाता का, वो किस नाम से जाना जाता है, बटाला के नाम से। was devoted to printing of popular books। तो वो जो एरिया है द बटाला, वो किस के लिए फेमस है, प्रिंटिंग ऑफ फेमस बुक्स के, पॉपुलर बुक्स की प्रिंटिंग के लिए फेमस है। वाइड वैरायटी ऑफ बुक्स एंड पब्लिकेशन वर अवेलेबल हियर। तो जो बहुत ही फेमस बुक्स हैं, वाइड वैरायटी ऑफ बुक्स हैं, यहाँ पर क्या है, अवेलेबल है, मिलती थी। सो पेडलर्स टुक टू बटाला पब्लिकेशन टू होम्स इनेबलिंग वुमेन टू रीड देम इन अ लेजियर टाइम। जो पेडलर्स होते हैं, पेडलर्स कौन होते हैं, जो कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं, सेल करते हैं। तो पेडलर्स ने क्या किया, वहां से जो बहुत ही फेमस बुक्स हैं, बुक्स को क्या किया, बुक्स को खरीदा और उनको बेचा। और इससे क्या हुआ, वुमन ने बुक्स को खरीदा होगा तभी तो अपने फ्री टाइम में क्या कर सकती थी, पढ़ सकती थी, और इससे क्या हुआ, वुमन की लाइफ पे भी बहुत ही इफेक्ट पड़ा। नेक्स्ट है प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो जो प्रिंट होगा, अपने लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हैं। उस टाइम पीरियड के दौरान जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस टाइम पे क्या था, जो प्रिंट थे बहुत ही चीप हो गए थे। लोग अब क्या कर सकते हैं, अपनी बुक्स लिख सकते थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते थे अबाउट द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके रूल्स के बारे में। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके अगेंस्ट कुछ बोला जाए, उसके जो काम के अगेंस्ट कुछ बोला जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी नहीं चाहती थी कि उनके काम के, उसके रूल के अगेंस्ट बोला जाए। तो उन्होंने बहुत सारे सेंसर्स लगाए किसके अगेंस्ट, प्रिंटिंग के अगेंस्ट। तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इन द बिगिनिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट were more interested in controlling printing material direct against Englishmen in India who were critical of companies' misrule and disliked the action of particular companies' officers। तो जो कंपनी है बिगनिंग में जब प्रिंटिंग आई थी, बिगनिंग में क्या कर रही थी, वो जो कोई भी ऐसा व्यक्ति था जो इंग्लिश मैन के खिलाफ, उनके ऑफिसर्स के खिलाफ कुछ भी बोलता था, प्रिंट करता था, तो उनको क्या करते, बैन करते थे, सेक्शन लगाते, कंट्रोल करते थे।
The company was worried that such criticism might be used by its critics in England to tax trade monopoly in India. तो ऐसे जो ट्रेड मोनोपोली है, इसका मतलब ये है जो कंपनी थी, जो उसकी इंडिया में ट्रेड मोनोपोली थी कि इसमें कंपनी ही इंडिया में रूल कर सकती है और कोई इंग्लैंड की कंपनी यहाँ का रूल नहीं कर सकती। आई एम सॉरी फॉर दैट, ट्रेड नहीं कर सकती है। तो ऐसे ही है, तो कंपनी को इससे भी डर था कि जो इंग्लैंड में बैठे हुए लोग हैं वो हमारी मोनोपोली के खिलाफ क्रिटिसिज्म ना कर दें प्रिंट न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में। तो उससे क्या था, इस जो अफेयर्स थे, इससे क्या थी, कंपनी बहुत ही वरिड थी किससे कि लोग हमारे मिस रूल्स, इंग्लिश मैन, जो ऑफिसर्स, जो हमारे रूल्स है उसके खिलाफ कुछ पब्लिश ना कर दे। उनको ये भी था जो इंग्लैंड के लोग हमारे खिलाफ, इसमें कंपनी के खिलाफ ना कुछ लिख दे न्यूज़पेपर्स में, हमारी मोनोपोली के खिलाफ ना कुछ लिख दे, ये था। इन 1820s द कोलकाता सुप्रीम कोर्ट पास रेगुलेशन टू कंट्रोल प्रेस फ्रीडम। तो 1820 में क्या हुआ, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट ने एक रूल पास किया कि अब वो जो कोई भी जो प्रिंट कर रहा है उसमें वो रेगुलेशन लगा सकते हैं, क्या, अपने अकॉर्डिंग। तो जो लेटर क्या है, जो थॉमस मैकॉले थे, उन्होंने क्या किया, जो पुराने जो फ्रीडम प्रेस के रूल्स थे उनको क्या किया, रिस्टोर किया। नेक्स्ट है आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट है, क्या होता है, क्या था 1857 का रिवोल्ट, जो ये कहां से स्टार्ट हुआ, मेरठ से स्टार्ट हुआ। जो सैनिक थे उनको ये लगता था तो कि जो हमारे बॉम्ब हैं, जो हमारे बॉम्ब है वो किससे बने हैं, वो मीट मांस से बने हैं, स्किन से बने। किसकी स्किन से, गाय और पिग की स्किन से बने हैं। जो गाय हैं वो हिंदू धर्म में तो बहुत ही होली मानते हैं, और जो पिग है वो मुस्लिम धर्म में नहीं अच्छा माना जाता। तो दोनों जो रिलीजन है उनको इससे क्या थी, प्रॉब्लम थी। तो ये रिवॉल्ट है 1857 का स्टार्ट हो गया था। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम। इसको इंडिया की फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है। तो जब रिवोल्ट हुआ 1857 का, द colonial attitude towards was not eager to put censorship on the press, but as the tide of nationalist movement grew, they take measure to controlling the press। जब 1857 के आफ्टर क्या हुआ, वो इतना नहीं था कि उनको कि हमने जो प्रिंटिंग है, प्रेस है, उस पर कंट्रोल करना है। बट जब नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गए, वो जब गांधी जी जैसे लोग और भी सरदार भगत सिंह जैसे लोग आए फ्रीडम के लिए, तो जब मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो उन्होंने बहुत सारे मेजर्स लिए प्रेस को कंट्रोल करने के लिए। पहले तो इतना अच्छा उनके ब्रेन में नहीं था कि इसको कंट्रोल करना है, बट आफ्टर द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जब स्वदेशी मूवमेंट आया और बहुत सारे मूवमेंट्स आए, तो उन्होंने क्या किया, जो फ्रीडम प्रेस है उनको कंट्रोल लगाना स्टार्ट कर दिया। आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, जब रिवोल्ट हुआ 1857 का, तो जो इंग्लिश मैन थे बहुत ही वो वरिड थे किसके बारे में, कि जो फ्रीडम टू नेशनल प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, बहुत ही वरिड थे कि फ्रीडम प्रेस, जो फ्रीडम प्रेस है उसके लिए बहुत ही वरिड थे। उनको ये लगता था जब हम इनको फ्रीडम प्रेस के रूल्स राइट दे देंगे तो कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, हमारे अगेंस्ट कर सकते हैं, हमारे लॉज के अगेंस्ट कर सकते हैं। तो उनको ये लगता था। तो ये तो सच ही था कि बहुत सारे जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर चलाए, फ्रीडम फाइटर ने बहुत सारे न्यूज़पेपर चलाए और उनमें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज लिखे, बुक्स लिखी। तो इससे क्या हुआ, नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स हैं लोगों के मन में बैठनी स्टार्ट हो गई थी। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट passed in 1878 which armed the government with the censorship right. Any newspaper publication seditious news was first worried। तो क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ 1880 में, और जो गवर्नमेंट है वो सेंसरशिप लगा सकती थी किसी भी न्यूज़पेपर के ऊपर, किसी भी पब्लिकेशन के ऊपर जो उनके कह सकते हैं बिल के अगेंस्ट होगा, उनके लॉज के अगेंस्ट होगा, उनके अगेंस्ट लिखा जाएगा, तो उन पे सभी में वो सेंसरशिप राइट लगा सकती थी। उनके पास ये राइट था, इस कंपनी के पास, गवर्नमेंट के पास। इट्स मशीनरी वाज कॉन्फिस्केटेड इफ इट स्टिल परसिस्ट विद प्रीशियस रिपोर्टिंग। तो ऐसा है कि जब प्रिंट लगाया, जो प्रिंटिंग प्रेस है उस पर जब हम लगाएंगे, सेंसरशिप लगाएंगे, तो और भी ज्यादा लोगों के मन में होगा, अगेंस्ट उनके जो फीलिंग्स है और भी ज्यादा जागेंगी। तो ऐसे ही हुआ। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस अटेम्प्ट सेवरल नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर बिगन टू राइज इन इंडिया। तो इतने अटेम्प्ट होने के बाद, इतने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होने के बाद, इसमें तो कुछ है वो और भी बहुत ज्यादा है, आपकी बुक में सिर्फ इतने ही हैं। इतने सेंसरशिप लगाने के बाद भी जो बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं बहुत ही फेमस हुए हैं, जैसे कि
केसरी है न्यूज़पेपर, किनका है, बाल गंगाधर तिलक जी का न्यूज़पेपर है केसरी, बहुत ही फेमस हुआ है। और जब उनको जेल हो गई थी, केसरी जो न्यूज़पेपर उसके चलाया उन्होंने, उन्होंने लिखा था इसमें कंपनी के बारे में, तो उसके बाद उनको क्या हो गया, जेल हो गई थी। और इससे क्या हुआ, लोगों के मन में और भी स्पार्क हो गई थी कि हमको अब तो फ्रीडम चाहिए ही। तो ऐसे ही है कि जब हम किसी के ऊपर किसी चीज को सप्रेस करेंगे, हम जो होता है स्प्रिंग होता है, हम वो तो कितना भी सप्रेस कर देंगे, आफ्टर दैट जब हम अपना हाथ उठाएंगे, कोई भी चीज उठाएंगे, तो वो क्या करेगा, वो उड़ जाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो ऐसे ही है, जितना भी हम किसी चीज को सप्रेस करेंगे वो उतना ही ज्यादा बढ़ना चाहेगी। तो ऐसा है, जब न्यूज़पेपर को सैंक्शन किया गया, उनको उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई, तो लोगों के मन में और भी ज्यादा प्रोटेस्ट की फीलिंग, रिवॉल्ट की फीलिंग आ गई अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। Thus, the development of printing had far-reaching effect on the political, social, economic life of the people. तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेस है उनकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ में बहुत ही इफेक्ट पड़ा है। तो पॉलिटिकल लाइफ में ऐसा है कि लोगों ने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया, किससे, आफ्टर दैट जब उन्होंने पढ़ा न्यूज़पेपर को, बुक्स को पढ़ा, और जो वुमेन है उन्होंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उनको ऐसा हो गया कि वुमेन के पास भी राइट होना चाहिए पढ़ने का। तो ये कहां से स्टार्ट हुआ, ये प्रिंटिंग प्रेस से स्टार्ट हुआ था। हमने कहां से पढ़ा, हमने चाइना से प्रिंटिंग प्रेस को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और हमने कहां आकर इसको खत्म करा है, प्रेस एंड सेंसरशिप पर आकर। हमने सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से किया है, और जो इंपॉर्टेंट नोट्स है मैंने ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। एंड इफ यू any doubt you can ask in the comment section, like and subscribe my channel.